नमस्कार, स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक इन डेप्थ प्रोग्राम में 1857 की क्रांति के संदर्भ में बात करेंगे। आज यह चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि आज ही के दिन इस क्रांति के 165 साल पूरे हो रहे हैं। तो इस लिहाज से हम इस क्रांति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण आयाम हैं, डायमेंशंस हैं, उस पर विचार करेंगे। देखते हैं क्या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण डायमेंशन हैं। 165 साल पूरे हो रहे हैं। 10 मई 1857 को यह क्रांति शुरू हुई थी मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह किया था। उसके बाद इसे क्रमवार तरीके से इसे बढ़ाया गया और पूरे भारत में जगह जगह पर इसका विस्तार देखा गया। इन सभी पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण डायमेंशंस है। सबसे पहले देखते हैं कि इस क्रांति से संबंधित जो संबोधन किए गए हैं वे संबोधन क्या कुछ कहते हैं, उन संबोधनों के स्तर पर क्या कुछ वक्तव्य दिए गए हैं विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा। पहला संबोधन इसे दिया गया है राष्ट्रीय विद्रोह के स्तर पर। इसे बेंजामिन डिज़रायली नाम के एक व्यक्ति ने कहा है कि जो 1857 की क्रांति थी यह राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में इसे जाना जाता है और जाना जाना चाहिए। और दूसरा, अशोक मेहता, इन्होंने भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह की ही बात की इसके संदर्भ में। इसके अलावा सैनिक विद्रोह के संदर्भ में यदि हम कहें तो लॉरेंस और शिले दो व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को क्या कहा, सैनिक विद्रोह कहा। इसके अलावा एक मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी है इस विद्रोह को। किसने? तो आउट्रम नामक एक व्यक्ति ने, आउट्रम। इसके अलावा सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है बी.डी. सावरकर जी ने, बी.डी. सावरकर, है ना। तो इस तरीके से इस विद्रोह के संदर्भ में कई सारे संबोधन दिए गए हैं। इसके अलावा और मैं आपको बताऊं तो न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है आर.सी. मजूमदार नाम के इतिहासकार ने, आर.सी. मजूमदार। ये जो संबोधन है, ये संबोधन यहाँ पर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि इनसे पता चलता है कि यह जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति का स्वरूप कोई निश्चित स्वरूप नहीं था, कोई डिफिनिट इसकी प्रकृति नहीं थी, इसका नेचर डिफिनिट नहीं था। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस क्रांति का स्वरूप विविध आयाम लिए हुए था और इस लिहाज से अलग अलग मंतव्यों के लोगों ने, अलग अलग परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए और इसे इस तरीके से अलग अलग नाम दिया है। आगे बात करें कि इस पूरी क्रांति से संदर्भित जो तत्कालीन परिस्थितियां उभरी थीं वो क्या कुछ थीं। तो 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह किया था। इसके संदर्भ में मैंने आपको शुरू में ही बताया। इसके अलावा 11 मई 1857 को मेरठ से सैनिकों का एक दस्ता, सैनिकों का एक दल दिल्ली रवाना होकर करके आता है, दिल्ली रवाना होता है और यहाँ आकर के बहादुर शाह जफर, जो कि उस समय मुगल शासक थे, उन्हें प्रोत्साहित करता है, उन्हें कहता है कि आप भारत के शासक के तौर पर हमारा नेतृत्व संभालें। और इस तरीके से मुगल शासक को भारत का शासक घोषित करने की पहल इनके द्वारा की गई थी। तो इस तरीके से गतिविधियां यहाँ पर दिख रही थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत इस तरीके से मानी जाती है और इसका फिर धीरे धीरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रसार होता चला गया। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ध्यान दिला दूं कि ऐसा नहीं था कि केवल 1857 में जो वजहें हुई थीं, जो वजहें सामने आ रही थीं, वही क्रांति के महत्वपूर्ण कारक थे, महत्वपूर्ण कॉज थे। इससे पहले की भी परिस्थितियां थीं जिन्होंने कुल मिलाकर के एक संयोग के तौर पर या फिर कहा जा सकता है संयोजित तौर पर एक घटक का काम किया, एक महत्वपूर्ण वातावरण का काम किया, जिसका परिणाम जो है वो 1857 की क्रांति के तौर पर सामने आया। वे कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण थे? तो पहला कारण राजनैतिक स्तर पर देखा जा सकता है, राजनैतिक कारण था। इसके क्या कुछ महत्वपूर्ण पक्ष थे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा पहले के सालों में हुए स्थानीय विद्रोहों का चरम इसे माना जाता है। कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे स्थानीय स्तर पर, उनके क्या कुछ डिमांड से, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा प्रशासनिक और आर्थिक कारण क्या कुछ सामने आ रहे थे जिसके कारण असंतोष की भावना भारतीय जनता में पैदा हो रही थी। इसके अलावा सामाजिक और धार्मिक कारण क्या कुछ पनप रहे थे
इसके बारे में भी मैं आपके साथ जिक्र करूंगा। और एक अन्य जो महत्वपूर्ण कारक था, सैनिक कारक, वह क्या कारण था, किस हिसाब से भारतीय सेना में एक असंतोष की भावना ब्रिटिश शासन पद्धति के खिलाफ पनप रही थी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक कारण के स्तर पर यदि हम बात करें तो कई सारी ऐसी ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां थीं जिसका परिणाम यहाँ पर असंतोष के तौर पर देखा गया, और 1857 की क्रांति के लिए ये सभी जो असंतोष के कारक थे ये महत्वपूर्ण साबित हुए। सहायक संधि के तौर पर यदि हम बात करें तो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की एक नीति अपनाई थी। इस नीति के माध्यम से कोशिश की गई कि जो भी देशी रियासतें हैं उन्हें अपना संरक्षण दिया जाए, कुछ महत्वपूर्ण शर्तों के आधार पर उन्हें अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश किए जाने की वकालत इस माध्यम से की गई। इसे जो है रिंग फेंस नीति के तहत माना जाता है। रिंग फेंस नीति, जिसे हम हिंदी में कहते हैं घेरे की नीति, है ना। रिंग फेंस नीति या फिर घेरे की नीति के अंतर्गत सहायक संधि को देखा जा सकता है। इसके अलावा व्यपगत की नीति को अपनाया गया। इसे आप इंग्लिश में जानते होंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम से यह चर्चित है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो गोद लेने की जो प्रथा थी उसे समाप्त किया गया और लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को प्रश्रय दिया, और इस लिहाज से इस नीति का भी एक तरीके से परिणाम सामने आता है 1857 की क्रांति के दौरान। तो इस नीति को जब अपनाया गया, इसे कहा जाता है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के अंतर्गत इस व्यपगत की नीति को अपनाया गया था। अधीनस्थ पृथक्करण यानी अधीन भी रखेंगे और आपको अलग भी रखेंगे। देशी रियासतों के कंटेक्स्ट में, देशी रियासतों के संदर्भ में इस नीति को बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाया गया। इसके अलावा अवध का विलय किया गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अवध का विलय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत नहीं किया गया था, बल्कि प्रशासनिक कुव्यवस्था के आधार पर इसका विलय किया गया था, और इसके कारण अवध की जनता में भारी असंतोष व्याप्त हो गया था। इसके अलावा ब्रिटिश सर्वोच्चता की जो स्थिति थी वो देखी जा रही थी। ब्रिटिश सर्वोच्चता या फिर ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी का मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन यह मान रहा था कि हम ही केवल भारत के महत्वपूर्ण नेतृत्व करता है, मुगल शासक का कोई महत्व नहीं है, और हम ही जो कहेंगे वही होना चाहिए, उसी को जो है अपनाना चाहिए। और इस लिहाज से ब्रिटिश सर्वोच्चता के आधार पर कोशिश की गई भारत में शासन व्यवस्था को अपने कब्जे में करने की। इसके अलावा ब्रिटिश शासन की अनुपस्थित प्रभुसत्ता या फिर कहा जा सकता है एब्सेंटी सोवेरेंटी की व्यवस्था को महत्व दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो यहाँ पर शासन कर रही थी, लेकिन उसका जो मेन कंट्रोल था वो लंदन में था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास था। इस तरह ये लग रहा था कि दूर बैठी शासन प्रणाली जो है भारतीय जनता पर नियंत्रण कर रही है, इस पर नकेल कस रही है, और ये जो स्थितियां थी, ये जो नीतियां थी, ये नीतियां भारतीय जनता के लिए असंतोष का महत्वपूर्ण कारण साबित हुई। इसके अलावा पहले के सालों में जितने भी महत्वपूर्ण स्थानीय विद्रोह हुए थे उनका चरम देखा जा सकता है 1857 की क्रांति के तौर पर। यदि हम नागरिक विद्रोह के संदर्भ में बात करें तो बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था 1770-80 के आसपास के समय में, और इस समय भी जो भी ऐसे सैनिक थे जो कि उन्हें हटा दिया गया था, या फिर जो भी देशी रियासतों में राजाओं के अंतर्गत काम करने वाले लोग थे उन लोगों को भी हटा दिया गया था। ये सभी लोग इस विद्रोह में शामिल हुए थे, और सैनिक जो ब्रिटिश शासन की नीतियां थी उन नीतियों के अगेंस्ट में अपनी बातें रखी थी। इसके अलावा गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 में महाराष्ट्र में। इसमें भी ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के अगेंस्ट में विद्रोह की बात की गई थी, और दक्षिण भारत में पोलीगरों के द्वारा भी विद्रोह किया गया था दक्षिण भारत में। ये सब 1857 की पहले की घटनाएं हैं, है ना। 1844 में गडकरी विद्रोह हुआ है। पोलीगर जो हैं वो दक्षिण भारत में जमींदार होते थे जो कि अपने अधीनस्थ में कुछ हथियारबंद दस्ते रखते थे, और इन लोगों ने भी ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ विद्रोह की बात की और उसके अगेंस्ट में कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए थे।
तो ये सब जो गतिविधियां यहाँ पर दिख रही हैं, इससे पता चल रहा है कि ऐसा नहीं था कि केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के अगेंस्ट में जो असंतोष था ये 1857 या फिर उसके ही आसपास में ये असंतोष व्याप्त हो रहा था, बल्कि उससे पहले भी ये स्थितियां देखी जा रही थी। आगे यदि हम जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में समझें तो कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह जैसे जनजातीय विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण तौर पर उस समय सामने आए थे। यदि संथाल विद्रोह की बात करें तो ये 1855-56 में बड़े पैमाने पर सामने आया था। सिद्धू कान्हू जैसे दो भाई, इनफैक्ट 4 भाई थे, तो इनमें से सिद्धू और कान्हू जो है वो महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता के तौर पर सामने आए थे। और कोल विद्रोह जो कि छोटा नागपुर में ये विद्रोह हुआ था, इन सभी लोगों ने मिलकर करके एक तरीके से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इनके अधिकारों का हनन किया जा रहा था। जंगल में जंगल के जो संपत्ति थी या फिर वन्य संपदा पर जो इनका एक पारंपरिक अधिकार माना जाता था, उन अधिकारों को छीना गया। भारी मात्रा में इनसे कर वसूली की गई, इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था और इन्हें बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता था। इन सभी कारकों ने मिल कर करके इनमें असंतोष बढ़ाया और इस असंतोष का परिणाम था कि इन जनजातीय लोगों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया और इस तरीके से कोल और संथाल विद्रोह का नाम आज भी जाना जाता है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अगेंस्ट में कार्रवाई के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मुंडा विद्रोह जो था, जो कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था, वो 1857 की क्रांति के बहुत बाद हुआ था। लगभग 1899-1900 में मुंडा विद्रोह हुआ था। तो वो विद्रोह इस दौरान नहीं हुआ है ना। संथाल विद्रोह 1857 की क्रांति के जस्ट 1 साल 2 साल पहले ही हुआ था। तो इस लिहाज से आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आगे बात करते हैं प्रशासनिक और आर्थिक कारण के स्तर पर यदि देखा जाए तो भारतीयों के साथ प्रशासनिक आधार पर विभेद की स्थिति थी। इन्हें कभी भी उच्च पद नहीं दिया जाता था, हमेशा इन्हें निम्न पद दिया जाता था। इस कारण इनमें एक हीनता की स्थिति प्रकट होने लगी थी। इसके अलावा भूमि कर के कंटेक्स्ट में जो नीतियां अपनाई गई वो भारतीय कृषकों के लिहाज से जो है वो संतोषजनक नहीं थी। जो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था अपनाई गई, महलवारी व्यवस्था अपनाई गई, रैयतवारी व्यवस्था अपनाई गई भारत के अलग अलग स्थानों में अलग अलग स्तर पर, तो इन सभी नीतियों ने कुल मिलाकर भारतीय कृषकों के लिए, भारतीय जनता के लिए कोई भी सकारात्मक उपलब्धि हासिल नहीं की और इसके परिणाम स्वरूप भारत में आर्थिक रूप से तंगी की स्थिति सामने आने लगी। इसके अलावा भारतीय व्यापार और उद्योग को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। भारतीय हथकरघा उद्योग जो बहुत ही प्रसिद्ध था, बहुत ही महत्वपूर्ण था उस दौरान, या फिर भारतीय हस्तशिल्प जो कि बहुत ही प्रसिद्ध था, इन सभी को नुकसान पहुंचा। और यहाँ तक कि कार्ल मार्क्स नामक जो महत्वपूर्ण बहुत ही बड़े चिंतक माने जाते हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये अंग्रेजी घुसपैठिया है जिसने भारतीय करघे को तोड़ दिया है। और इस तरीके से उन्होंने संकेतित किया कि किस हिसाब से ब्रिटिश आर्थिक नीति ने भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने की कोशिश की है। तो ये सभी जो गतिविधियां हैं वो यहाँ पर असंतोष के तौर पर प्रकट होने लगी थी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो सामाजिक और धार्मिक कारण के स्तर पर यदि बात करें तो नस्लीय विभेद जो है यहाँ पर दिखता है। भारतीयों को हमेशा हे दृष्टि से देखा जाता था। ऐसा माना जाता था कि जो गोरे हैं या फिर जो ब्रिटिश हैं, जो यूरोपीय हैं, वही उच्च कुल के हैं, वही सभ्य हैं, और बाकी जो भारतीय हैं, भारतीय जनता है, ये असभ्य है, इन्हें कुछ भी नहीं आता है, ये शून्य है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि नस्लीय विभेद के कारण भी एक असंतोष की भावना भारतीय जनता में प्रकट हो रही थी। इसके अतिरिक्त 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लाया जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से हिंदू रीति रिवाजों को चोट पहुंचाई जाती है, कुछ संशोधन किए जाते हैं और इस संशोधन के माध्यम से कोशिश की जाती है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसे उसकी पैतृक संपत्ति से अलग नहीं किया जा सकता। और इस तरीके से प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई कि लोग ईसाई धर्म को अपनाएं और ईसाई मिशनरियों को भी प्रोत्साहित किया गया ताकि जो भी लोग ईसाई धर्म अपनाना चाहें तो वो इस तरीके से कार्य करें ताकि बड़ी संख्या में लोग इस धर्म के अनुयायी बन सकें।
आगे बात करें तो सैनिक कारण के स्तर पर यदि हम देखें तो बंगाल में बैरकपुर में सैन्य असंतोष मार्च माह के दौरान ही व्याप्त होने लगा था। मार्च 1857 की मैं बात कर रहा हूं, जबकि मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने अपने एडजुटेंट को मार दिया था, या फिर कहा कई बार या फिर यह भी कहा जाता है कि उस पर आक्रमण किया था। इसके अतिरिक्त भत्ता की कमी की शिकायत भारतीय सैनिकों में देखी जा रही थी। यह भी एक असंतोष का कारण था। वे यदि किसी जगह पर युद्ध करने जाते थे तो पहले उन्हें भत्ता दिया जाता था, अलाउंस दिया जाता था। बाद में इसमें कटौती की जाने लगी और इससे असंतोष बढ़ने लगा। इसके अलावा सैनिकों को निःशुल्क डाक सुविधा जो पहले दी जाती थी, अब उसे भी समाप्त कर दिया गया और 1856 में एक एक्ट लाया गया, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से भी कोशिश की गई कि भारतीय सैनिकों को जहां भी चाहे वहां पर भेजा जा सकता है, लेकिन भारतीय सैनिकों ने इसका भी विरोध किया, क्योंकि वे मानते थे कि वे भारत में ही रहना चाहते हैं, भारत में ही कहीं भी बेशक भेजा जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत से बाहर यदि भेजा जाए तो वो उसे ये नकारते थे। और लेकिन इसके विरुद्ध में यह जो एक्ट था, ये एक्ट उन्हें कहीं भी जाने के लिए विवश कर सकता था। आगे चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने की जो बात आई, इसने विद्रोह के लिए एक बहुत बड़ा अवसर क्रिएट किया। इसे हम ये नहीं कह सकते कि यह केवल एक कारण था 1857 की क्रांति की शुरुआत का, बल्कि एक हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यह एक अवसर था जो असंतोष पनप रहा था इतने वर्षों से, अलग अलग स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर एक असंतोष की भावना जो भारतीय जनता में व्याप्त हो रही थी, भारतीय सैनिकों में जो एक असंतोष की भावना व्याप्त हो रही थी, उसके लिए यह जो कारतूस वाली बात थी, चर्बी वाले कारतूस वाली जो बात थी, एक तरीके से अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। और इसके बाद जो है भारत में 1857 की क्रांति का बिगुल बज जाता है। चर्बी वाले कारतूस के कंटेक्स्ट में मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ में बता दूं कि एक अफवाह टाइप से फैली थी कि यहाँ जो कारतूस का इस्तेमाल किया जा रहा था राइफल में, इनफील्ड राइफल में, उसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था कारतूस में, और कारतूस को मुंह से खींचा जाता था और तब उसे राइफल में भर करके और उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो इसी के अगेंस्ट में सैनिकों में विद्रोह की स्थिति पनपी। ये आप एक चित्र के माध्यम से मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि कैसे इसे मुंह से खींचा जाता था, फिर उसे राइफल में भर के और उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरीके से एक धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। और बाद में ऐसा भी संकेत मिलता है कि जो गाय और सुअर नहीं बल्कि गाय और बैल की चर्बी का इस्तेमाल तो निश्चित तौर पर किया जाता था, ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं। आगे बात करें तो विद्रोह की असफलता के संदर्भ में यदि हम समझें तो पहला तो यही है कि यह जो विद्रोह था यह संगठित विद्रोह नहीं था। कोई एक विशेष ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक विशेष संगठन या विशेष संस्था नहीं थी जिसके नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत की गई हो। अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारणों से अलग अलग लोगों ने विद्रोह किया था। इसके साथ साथ कोई मुख्य नेतृत्वकर्ता नहीं था, नेतृत्व की कमी यहाँ पर दिखती है। निश्चित तौर पर बाबू कुंवर सिंह बिहार से, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब कानपुर से, तात्या टोपे, इन सभी का नाम आप सुनते होंगे 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता के तौर पर। निश्चित तौर पर इन्होंने इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन कोई मुख्य नेतृत्वकर्ता नहीं था जिसका निर्देश सभी के लिए लागू किया जा सके, और इस लिहाज से कहा जा सकता है कि मुख्य नेतृत्व की यहाँ पर कमी थी। मैंने आपको शुरू में निश्चित तौर पर बताया कि जो सैनिक मेरठ से दिल्ली आए थे उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्वकर्ता मानने की बात की थी, लेकिन एक आश्चर्यजनक बात यह है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने जब एक जांच करवाया, तो जांच करवाने के बाद पता चला कि जो बहादुर शाह जफर थे, जो मुगल शासक थे उस दौरान, उन्हें भी उतना ही आश्चर्य हुआ था इस सैनिक विप्लव के कंटेक्स्ट में जितना आश्चर्य ब्रिटिश शासन व्यवस्था को हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि जो उस समय मुगल शासन की स्थिति थी वह कितनी दयनीय हो गई थी, और इस लिहाज से यहाँ पर स्पष्ट था कि मुख्य नेतृत्व इस विद्रोह को नहीं मिल पाया था। आगे बात करें तो विद्रोहियों में एक समान उद्देश्य की कमी थी।
ये तो था कि विदेशी शक्ति के अगेंस्ट में हम विरोध कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कोई साझा उद्देश्य यहाँ पर सामने नहीं दिख रहा था और इसके कारण जो है यह विद्रोह असफल माना गया। इसके अलावा कंपनी के पास बेहतर संसाधन थे। किस रूप में? हथियारों के रूप में, दूसरा संचार व्यवस्था के रूप में, और तीसरा ब्रिटिश अधिकारी। कैसे ब्रिटिश अधिकारी? जो कि कुशल थे, है ना, कुशल ब्रिटिश अधिकारी। इन सभी के आधार पर, इन सभी की मदद से कंपनी के पास एक तरीके से कहा जा सकता है कि बेहतर संसाधन की स्थिति थी और इसके कारण कंपनी ने या फिर कंपनी की सेना ने जो भी विद्रोह की स्थिति बन थी उस विद्रोह को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं के आधार पर कहा जा सकता है कि इसके चलते विद्रोह जो है असफल रहा। और यह जो विद्रोह था 1857 की जो क्रांति थी, ये पूरे भारत में समान तौर पर भी व्याप्त नहीं हुई थी, है ना, क्योंकि कुछ जगहों पर विद्रोह अधिक मात्रा में देखा गया, कुछ जगहों पर इसकी अनुपस्थिति भी देखी गई थी। यदि दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में नर्मदा के दक्षिण में इसकी स्थिति, इसकी जो स्थिति कही जा सकती है वह स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी, बल्कि उत्तर भारत में इसकी स्थिति ज़्यादा ठीक थी। यानी दक्षिण भारत में अधिकांश जो लोग थे वो विद्रोह में बड़े पैमाने पर शामिल नहीं हुए थे, और उत्तर भारत में जो बिहार का इलाका था, जो उत्तर प्रदेश का इलाका था, या फिर संयुक्त प्रांत उस समय था, उसका वह जो इलाका था, पंजाब का जो क्षेत्र था, इन सभी जगहों पर विद्रोह बेहतर तरीके से व्याप्त हुआ था। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इस विद्रोह के दौरान ब्रिटिश शासन व्यवस्था का साथ भी निभाया था। उनमें ग्वालियर, पटियाला, जिंद, पटियाला और जिंद पंजाब में ही थे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो राजा थे या फिर हैदराबाद के जो राजा थे, इन सभी लोगों ने ब्रिटिश शासन व्यवस्था का साथ निभाया था इस विद्रोह के दौरान, और ये विद्रोह से अलग रहे थे। तो ये सब भी कुछ कारण बने थे जिसके कारण यह विद्रोह असफल रहा था। आगे बात करते हैं। यदि हम इस विद्रोह के महत्व को समझें तो कहा ये स्पष्ट है कि ठीक है, 1857 की क्रांति जो हुई ये अपने उद्देश्य को पूरी करने में विफल रही, असफल रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह जो क्रांति थी यह पूरी तरीके से विफल रही थी। ये पहली बात तो यही है कि इस क्रांति की विफलता के बावजूद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से हटना पड़ा था और ब्रिटिश क्राउन का जो शासन था वह यहाँ पर स्थापित हुआ था। तो पहला जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ इस विद्रोह के बाद वो यही हुआ। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए यह विद्रोह प्रेरणा स्रोत का कारण बना, जबकि उस समय 1857 की क्रांति के पहले भारत को महज एक भौगोलिक स्थिति के तौर पर जाना जाता था। लेकिन उसके बाद भारत में राष्ट्रीयता का विकास होता है, राष्ट्रवादी भावना का विकास होता है, और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण घटक थे जो 1857 की क्रांति के बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, इन सभी ने इस क्रांति से प्रेरणा ली और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए आगे कदम बढ़ाया। इसके अलावा हिल स्टेशनों का निर्माण किया गया उस दौरान। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद की स्थिति के बाद ब्रिटिश सत्ता ने यह समझ लिया यदि मैदानी इलाके में यदि कभी इस तरीके का विद्रोह फिर से होता है तो हमारे लिए शासन संभालना मुश्किल पैदा कर सकता है, और इसलिए इन्होंने दार्जिलिंग में या फिर जो शिमला जैसे जगह थे इन जगहों पर हिल स्टेशन का निर्माण कराया, और कुछ ऐसे भी रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया जिन्हें ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर उसे एक तरीके से सैन्य स्थल के तौर पर उसे परिणत किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये सब कुछ बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा भारतीय साहित्य और सिनेमा में 1857 की क्रांति की उपस्थिति वर्तमान तक देखी जाती है। यह एक बहुत बड़ा महत्व है इस क्रांति का, यानी कि 165 वर्ष के बाद भी इस क्रांति का महत्व यहाँ पर दिखता है। कैसे? आपने नाम सुना होगा, मंगल पांडे मूवी आई थी जो कि 1857 के महत्वपूर्ण सैनिक मंगल पांडे से
जुड़ा हुआ वह मूवी है। इसके अलावा मणिकर्णिका नाम से एक मूवी आई थी जो रानी लक्ष्मीबाई के आधार पर मूवी बनाई गई थी। इसके अलावा साहित्य के स्तर पर यदि हम बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी कवयित्री रहीं, जिन्होंने बहुत ही बेहतर रचना की इसी क्रांति से संदर्भित, जिसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, बुंदे लेहर बोरों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुछ इस तरीके से उन्होंने ये रचना की थी। तो ये सभी जो रचनाएं हैं इनसे प्रेरणा मिलती है, वर्तमान में भी प्रेरणा मिलती है कि किस तरीके से उस दौरान जो लोग थे, जो नेतृत्वकर्ता थे 1857 की क्रांति के दौरान, किस तरीके से उन्होंने अपनी भूमिका इसमें निभाई थी। तो ये सब कुछ जो साहित्य हैं, इन साहित्य के आधार पर, इन सिनेमा से संबंधित जो गतिविधियां रही, इनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि 1857 की क्रांति की झलक वर्तमान में भी देखी जा सकती है और इसका जो प्रतिबिंब है वर्तमान में भी दिखता है। लेकिन यदि हम परीक्षा के लिहाज से बात करें, चूँकि सिविल सेवा में भारतीय इतिहास से संदर्भित जो परीक्षा में सवाल बनते हैं, 1857 की क्रांति के लिहाज से वो सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और मुख्य परीक्षा में यदि बात की जाए तो जीएस के पेपर 1 में आपसे इस विषय से जुड़े हुए सवाल कई बार पूछे भी गए हैं। और इस लिहाज से यदि मैं कुछ सवालों की चर्चा करूं तो उसे एक नज़र देख ले सकते हैं। 1857 का विप्लव ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था। सुस्पष्ट कीजिए। ये 10 नंबर का सवाल था, 150 शब्दों में इसका उत्तर देना था। तो जो मैंने आपके साथ चर्चा की कि नागरिक विद्रोह हुए थे, आदिवासी विद्रोह हुए थे, इन्हीं सब के संदर्भ में आपको बताना है कि क्या कारण थे, क्यों विद्रोह किया गया था, कहाँ कहाँ पर विद्रोह हुए थे और इसके आधार पर किस तरीके से 1857 की क्रांति को एक रूप मिला था। तो आप इस तरीके से इसका उत्तर दे सकते हैं। इसका उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। इसके अलावा एक और सवाल देख लेते हैं। यह स्पष्ट कीजिए कि 1857 का विप्लव किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल था ये, 12.5 मार्क्स का यह सवाल था। पूछा गया था कि ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में ब्रिटिश नीतियाँ किस तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही थी। मैंने आपके साथ कई नीतियों की चर्चा की, सहायक के सिद्धांत की चर्चा की, ब्रिटिश सर्वोच्चता के सिद्धांत की चर्चा की। इन सभी के संदर्भ में ये उत्तर, आप इस प्रश्न का उत्तर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और आप इसका अभ्यास करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। 1857 की क्रांति के 165 वर्ष पूरे हुए हैं और परीक्षा के लिहाज से भी यह जो विषय है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए बेहतर था कि टॉपिक इन डेप्थ प्रोग्राम में इसकी चर्चा व्यापक तौर पर की जाए। आप इन दोनों प्रश्नों का जवाब लिखने की कोशिश कीजिएगा, उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए निश्चित तौर पर यह जो कक्षा है उपयोगी साबित हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।